चलिए, तो हम हॉस्टल वार्डन के जो जीएस पार्ट है, जो आने वाले संबंधित आपके विषय है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और भारतीय इतिहास का सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से 2 प्रश्न अगर हमको पढ़ने हैं तो किस आधार पर उनको पढ़ा जाए और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है ताकि सारे पार्ट को हम कवर कर सके। ठीक है, इसी आधार पर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? सभी लोग जुड़ गए? चलिए, तो इस सीरीज में आज जो हमारे सामने प्रश्न है, ठीक है, उस पर हम विचार करते हैं कि क्या है। ठीक है, और आपका 41वां जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, महात्मा गांधी, किनकी बात हो रही है? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ठीक है, भारतवर्ष कब लौटे? देखिए, सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, कौन? आपका महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपको पूछेगा। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर पहले हम देख लेते हैं, फिर हम सीधा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो याद रखेंगे 1915 में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। और याद रखेंगे, ये महात्मा गांधी जो है वो आपका साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका कब गए थे पूछेगा तो याद रखेंगे 1893 में। कब गए थे? आपका 1893 में। अब्दुल्ला नामक व्यापारी, किसका? आपका अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने के लिए उन्होंने जो है, अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने वो कहां गए थे? आपका साउथ अफ्रीका। तो याद रखेंगे, सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893। और अब्दुल्ला नामक व्यापारी का केस लड़ने गए थे और वहां से वो जो है भारत जो है लौटे किस वर्ष? आपका 1915 में। कब लौटे? 9 जनवरी। कब लौटे? आपका 9 जनवरी 1915 में जो है ये लौटे। और इसी कारण जो है इस तारीख को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में किसके आगमन से जुड़ा हुआ है? तो महात्मा गांधी के आगमन से जुड़ा हुआ है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। और ये कब? आपका 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में। पहला बात। अब एक बात याद रखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो आपका कहां पर हुए थे? 2 अक्टूबर 1869। कभी कभी डेट पूछ देता है। और महात्मा गांधी जी का जो देहांत हुए थे वो हुए थे आपका 30 जनवरी 1948 को। कब हुए थे? 30 जनवरी 1948 को। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी की मृत्यु, आपका देहांत 30 जनवरी 1948 को हुए थे, जबकि इनका जो आपका जन्म है वो 2 अक्टूबर आपका 1869 में हुए थे। जन्म स्थान की बात करें तो कहां पर जन्म हुआ था? पोरबंदर में। कहां पर? आपका पोरबंदर, गुजरात में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्लियर है? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये बात याद रखेंगे। इन्होंने ही आपका साबरमती, क्या? आपका साबरमती आपके आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, या इसी को बोलते हैं आपका सत्याग्रह आश्रम। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम बनाए थे। कौन सी नदी? आपका साबरमती नदी के किनारे। इन्होंने जो है 1915 में जब ये भारत आए थे तो इन्होंने भारत में सत्याग्रह आश्रम की क्या किए थे? स्थापना। तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी के बारे में याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है मॉडर्न इंडिया की, इसलिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, इनकी फेमस पत्रिका है, महात्मा गांधी जी की फेमस मैगजीन आती थी, पत्रिका आती थी, जिनको आपको याद रखना है। तो आपका एक याद रखना है, आपका हिंद स्वराज। क्या है? आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किनकी पत्रिका है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है आपका? यंग इंडिया। महात्मा गांधी जी की पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। इनके ही पत्रिका का नाम है नवजीवन। क्या नाम है? नवजीवन।
तो 3 फेवरेट पत्रिका को याद रखना। महात्मा गांधी के एक पत्रिका का नाम है यंग इंडिया, एक पत्रिका का नाम है हिंद स्वराज, एक पत्रिका का नाम क्या है आपका नवजीवन। इसके अलावा महात्मा गांधी का योगदान बड़े बड़े आंदोलनों में रहा है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, क्या है, कैसा मुद्दा है, क्या बातें हुई है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे अपन देखेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम और चीजों को देखें थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1917 में कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण्य सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। 1918 में अहमदाबाद, क्या है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाए। क्या आपका मिल मजदूर आंदोलन चलाए। ठीक, ये महात्मा गांधी का व्यक्तिगत था, वो अकेले इनको हैंडल किए हैं। और याद रखना 1918 में ही महात्मा गांधी ने आपका किए थे खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी का आप भारत में उपलब्धियों को थोड़ा सा ध्यान देखिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नेता बने, खेड़ा सत्याग्रह आपका किए। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाए। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, याद रखेंगे 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की, या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए थे? 6 अप्रैल। कब चलाए थे? 6 अप्रैल 1930 को। भारत छोड़ो आपका असहयोग आंदोलन कब चलाए थे? आपका घोषणा कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। और गांधी जी का जो अंतिम मूवमेंट रहा है वो रहा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या रहा है आपका? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाए हैं? तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी के कुछ अलग से याद रखना, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा, 20 में असहयोग, 30 में सविनय और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी की आपको याद रखना है कुछ उपाधियां भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। कुछ उपाधियां आपको याद रखना है। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता। क्या कहते हैं आपका? राष्ट्रपिता। ये इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी को आपका कहते हैं मलंग बाबा। क्या कहते हैं आपका? मलंग बाबा। इसे कबीलाई क्षेत्र के लोगों ने दिया था, कबीला के लोगों में जो पाकिस्तान क्षेत्र में रहते हैं। याद रखना इनको महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बार बार सवाल पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि जो है दिया था, तो उसको एग्जाम में कि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। कैसर ए हिंद। क्या आपका? कैसर ए हिंद। तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो आपका ब्रिटिश सरकार ने दिए थे। कौन? आपका ब्रिटिश सरकार ने। इस प्रकार कुछ उपाधियों को भी जाने। इतना कंटेंट अगर आप महात्मा गांधी के बारे में ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर अगर महात्मा गांधी से एक प्रश्न आएगा तो इन्हीं के आसपास, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये आपको घूमेगा। तो ये याद रखना है महात्मा गांधी के बारे में कब और कौन सी घटना हुई है। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी क्वेश्चन, आधुनिक भारत के दूसरे पड़ाव में। देखिए दूसरा प्रश्न है, सहायक संधि के सिद्धांत को सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित? सहायक संधि का मतलब यह होता था कि जो अंग्रेज लोग होते थे वो राजकुमारों से या रियासत के राजा से सहायक संधि करके उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। तो सहायक संधि के लिए भारत में कौन सा अंग्रेज या वायसराय या गवर्नर जिम्मेदार था? तो याद रखेंगे इनका सीधा आंसर है आपका लॉर्ड वेलेजली। कौन है आपका? लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे। अब देखिए इनमें और भी वायसराय के बारे में बताया गया है। देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इन्होंने लाया था एक भूमि व्यवस्था जिसको कहते हैं आपका स्थायी बंदोबस्त। याद रखेंगे भारत में आपका परमानेंट सेटलमेंट या भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त किसने लाया था पूछेगा तो कॉर्नवालिस मारना है। ठीक है, सहायक संधि कौन लाया है ऐसा पूछेगा तो लॉर्ड वेलेजली। और आपको अगर पूछेगा हड़प नीति तो हड़प नीति कौन लाया है पूछेगा तो डलहौजी ने लाया है हड़प नीति। स्थायी बंदोबस्त की नीति लाया है कॉर्नवालिस। सहायक संधि कौन लाए हैं आपका लॉर्ड वेलेजली। विलियम बेंटिक वो व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास कौन से आपके
वायसराय या गवर्नर ने किया है, तो याद रखेंगे कौन से गवर्नर थे, तो 1829 में, ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किए। और इनको सहयोग कौन दिए थे, तो याद रखेंगे इनको जो सहयोग दिए थे वो थे आपका राजा राम मोहन राय। कौन थे आपका, राजा राम मोहन राय। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय जो है इनके सहयोगी थे सती प्रथा को समाप्त करने में, और विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में याद रखना, इनके समय ही 1773 में क्या एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। और याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के, कहां आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है बोलेगा तो वॉरेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के समय ही क्या लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग को अलग से याद रखें। बेंटिंग ने सती प्रथा की शुरुआत, सती प्रथा को समाप्त किया। कॉर्नवालिस ने 1700 आपका 93 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। हड़प नीति कौन लाए थे, आपका लाल डलहौजी। और हड़प नीति पहले इन्होंने किस पर लागू किया था, तो सतारा। किस पर, सतारा। और अगर सहायक संधि बोलेगा कि सहायक संधि को किस पे लाया, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले आपका राज्य थे हैदराबाद। कब आपका, तो 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया। ये पहला राज्य था। और दूसरा राज्य पूछेगा तो कौन था आपका, मैसूर। कौन था आपका, मैसूर। तो याद रखेंगे सहायक संधि के सिद्धांत को लागू करने वाले या सहायक संधि के सिद्धांत को लाने वाले कौन थे, तो सहायक संधि के सिद्धांत को लाने वाले कौन थे आपका, तो आपका लॉर्ड वेलेजली। तो इतना सारा अगर आपको गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित जानकारी पूछेंगे तो ये सारी चीजें आपको जो है ज्ञात होना चाहिए, आपको आना चाहिए। चलिए आपका अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। तो देखिए ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं और ये 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन से अधिवेशन के, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बात ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक संगठन बनाई थी जिन्हें कहते आपका सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए कौन, किसकी भूमिका रही, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। दूसरा याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। कौन है आपका, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहां के नेता थे, महाराष्ट्र के नेता थे, पहला बात। दूसरा बात याद रखना, यही वो व्यक्ति है जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए। कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए तो कौन ऐसे व्यक्ति थे, नहीं बन पाए तो कौन थे आपका, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के एक प्रभावी नेता थे और उदारवादी उनको अध्यक्ष बनने से रोकते थे क्योंकि उनकी जो नीति थी थोड़ी एग्रेसिव थी। इस कारण से उदारवादी इनको अध्यक्ष बनने नहीं दिए थे। और 1856 में इनका जन्म हुआ और 1 अगस्त जिस दिन गांधी जी ने आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी उसी दिन 1920 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। याद रखेंगे 1908 में से लेकर 1914 तक 6 वर्ष जो है ये मांडले जेल में थे। क्या जेल में थे, मांडले जेल में थे। और यहीं पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किनकी किताब है, तो गीता रहस्य किताब किनकी है, याद रखना आपका बाल गंगाधर तिलक का। और याद रखेंगे इन्होंने ही महाराष्ट्र में 1893 में, कब आपका 1893 में गणेश उत्सव, कौन सा उत्सव आपका, गणेश उत्सव। और 1895 में शिवाजी उत्सव, क्या आपका, शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए।
ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। 56 में इनका जन्म हुआ, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखेंगे ये मांडले जेल में रहे हैं, थोड़ा आक्रामक नीति जो है, क्योंकि इनकी एक पत्रिका है जिसमें ये आर्टिकल लिखते थे जिनके कारण अंग्रेजों ने इन्हें जेल भेजा। और याद रखेंगे एक पत्रिका है आपका मराठा और दूसरी पत्रिका है आपका केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश भाषा में है और केसरी जो है वो मराठी भाषा में था। तो कभी कभी इनको भी पूछते हैं। तो गरम दल के एक प्रभावी नेता कौन थे? तो गरम दल के प्रभावी नेता कौन थे? आपका बाल गंगाधर तिलक जी थे, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस याद रखना, ठीक है, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? आपका सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही 1939 में एक संगठन बनाया था जिनका नाम है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ही 1943 में बनाया था आजाद हिंद फौज। क्या बनाए थे? आपका आजाद हिंद फौज। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाए थे? एक राजनीतिक संगठन, सुभाष चंद्र बोस। और बदरुद्दीन तैयब याद रखेंगे कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे पूछेगा, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपका बदरुद्दीन तैयब। इस प्रकार छोटी छोटी बातें हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, थोड़ा जानिए। देखो बेटा जो क्वेश्चन बनेगा ना वो पर्सनालिटी बेस्ड ज्यादा बनेगा। 2 नंबर पूछना है तो किसी न किसी पर्सनालिटी से जो है आपका आधुनिक भारत जुड़ा रहता है, नेशनल मूवमेंट जुड़ा रहता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इतना सवाल आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि गांधी जी के गुरु कौन थे। तो याद रखेंगे गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी पढ़े थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? इनके भी तो कोई गुरु रहे होंगे। तो याद रखना महागोविंद रनाड़े। कौन थे? आपका महागोविंद रनाड़े। और महागोविंद रनाड़े के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने 1870 में एक आपका संगठन बनाया था जिनको बोलते हैं पूना सार्वजनिक सभा। क्या बोलते हैं? आपका पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की आपका स्थापना कौन किए हैं? तो पूना सार्वजनिक सभा कौन बनाया है? महागोविंद रनाड़े। और यही जो है आगे चलकर इन्होंने एक समाज भी बनाया था जिनका नाम है प्रार्थना समाज। क्या बनाए थे? आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? महागोविंद रनाड़े। पूना सार्वजनिक सभा कब बना? 1870 में। कौन बनाए? महागोविंद रनाड़े। महागोविंद रनाड़े किनके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? महात्मा गांधी। ये याद रखेंगे। अब आते हैं एक बार आपका कौन सा पर्सनालिटी? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको भी थोड़ा जान लो क्योंकि प्रश्न आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति है जिन्होंने आपका विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का विरोध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारतीय लोग आपका आंदोलन चलाते थे कि विदेशी वस्तुओं का होली जलाया जाए, तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर बोलते थे कि केवल और केवल आप सामान का बर्बाद कर रहे हैं। अगर विरोध करना है तो अलग तरीके से कीजिए। जो सामान आप विदेशी सामान ले चुके हैं उसको मत जलाइए। तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का विरोध कौन करते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1901 में क्या बनाए? शांति निकेतन। क्या बनाए थे जी? शांति निकेतन। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही 1912 में क्या लिखे? गीतांजलि। इन्होंने 1912 में क्या लिखे? गीतांजलि। और इन्हीं गीतांजलि के कारण इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। 12 में इन्होंने गीतांजलि नामक नोबेल को पब्लिश किया था। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन बनाया। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने वंदे मातरम गीत गाया है। कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम या आपका जन गण मन गीत को गाने वाले भी कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है तो यही सारी बातें याद रखना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम और आपका जन गण मन गीत को गाया है। 1912 में उन्होंने गीतांजलि को पब्लिश किया जो 1913 में नोबेल प्राइज मिला। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। शांति निकेतन में अंग्रेजी शिक्षा यानी अंग्रेजी पैटर्न से शिक्षा और भारतीय पद्धति यानी इंडियन पैटर्न शिक्षा
दोनों को मिलाकर एक नया रूप बनाया गया था, जिसको हम शांति निकेतन में देखते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आपने पूरा डिटेल पढ़ा। राजा राम मोहन राय, ये आप जानते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत के पिता कहते हैं किन्हें? राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत के पिता कौन थे जी? तो आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय है। इन्होंने क्या बनाया था? ब्रह्म समाज। क्या बनाया था? ब्रह्म समाज। कब? 1828 में। और अभी हम लोग पढ़े विलियम बेंटिंग के साथ जो है, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का क्या किया? प्रयास किया। तो आधुनिक भारत के पिता, पत्रकारिता के पिता भारत में, फादर ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता के पिता, आधुनिक भारत के पिता सब कौन है? राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के पिता, ठीक है, पुनर्जागरण या फादर ऑफ रेनिसांस, ठीक है, पुनर्जागरण के पिता भी कौन है? राजा राम मोहन राय। तो याद रखना, राजा राम मोहन राय की बड़ी पर्सनालिटी, लेकिन ब्रह्म समाज ही इनका मेन क्वेश्चन बनता है। तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय और इतने पर्सनालिटी के बारे में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, इधर ऑनलाइन क्लियर है? गुड इवनिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे? देखिए आपका 1885 में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो देखिए 28 दिसंबर, कब आपका? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बने। कांग्रेस के जो फाउंडर थे, पिता थे, इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था ए ओ ह्यूम। कौन थे आपका? ए ओ ह्यूम। और जिस समय कांग्रेस बना, उस समय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन थे? डफरिन। कौन थे आपका? लॉर्ड डफरिन जो थे भारत के वायसराय। अब कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो 85 में अधिवेशन हुआ। तो 85 में जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष थे आपका WC बनर्जी। कौन थे आपका? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसलिए व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कहते हैं। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस कहां पर बना था पूछेगा तो याद रखेंगे गोकुल दास। कहां पर आपका? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और ये कहां थे? आपके बंबई। और कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे बोलेंगे तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका 72। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है? आपका WC बनर्जी है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बने। इनके फाउंडर थे A.O. ह्यूम, वायसराय थे डफरिन और कांग्रेस के ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। ये याद रखेंगे। यहीं पर आपका याद रखेंगे जॉर्ज यूले। ये कौन है? जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे जी? जॉर्ज यूले। कौन थे आपका? जॉर्ज यूले। ये याद रखेंगे। एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है आपका? एनी बेसेंट। पहली बार कोई महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बनेगी? अध्यक्ष। तो याद रखना कौन है? एनी बेसेंट। और ये कहां से भारत आई थी? आयरलैंड। आयरिश वुमेन थी, आयरलैंड की महिला थी। और इन्होंने तिलक जी के साथ मिलकर 1916 में कौन सा आंदोलन चलाया? तो याद रखेंगे होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। इस प्रकार से याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो आयरलैंड से आई थी। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। 72 सदस्यों के साथ बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना। ये आपको याद रखना है इन प्रश्न में। चलिए अगला जो प्रश्न है वो आपका देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था। तो अभी आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है आपका? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सा उपाधि दिए थे? राष्ट्रपिता। अब इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेसिक चीज तो हम पढ़ लिए हैं। आजाद हिंद फौज बनाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। इसमें देखिए सरदार पटेल। कौन है आपका? सरदार पटेल। तो याद रखना भारतीय मंत्रिमंडल, इंडियन जो कैबिनेट बना था, भारतीय मंत्रिमंडल के
ठीक है। प्रथम गृह मंत्री कौन थे जी? प्रथम गृह मंत्री, पहली बार जब मंत्रिमंडल बना भारत में तो उनके गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल। एक बात, इन्होंने ही आपका याद रखेंगे, इनके द्वारा ही आपका बारदोली, कौन सा आपका? बारदोली, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के नेता, ठीक है, आपका बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार पटेल, जिसमें गांधी जी भी भाग लिए थे, याद रखेंगे। तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार पटेल। भारतीय मंत्रिमंडल के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। और रियासतों को मिलाने के कारण इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। तो लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? सरदार पटेल जी को। भारतीय इतिहास में किस पर्सनालिटी को लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। इसके बाद आप जानते हैं कौन आपका? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे आपका कब? तो एक याद रखना, 1929 में। और 1929 में जब ये लाहौर में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, यही पहली बार इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। पहली बार किसने पूर्ण स्वतंत्रता या आजादी की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और भी अध्यक्ष बने थे 1936 और 1937 में। तो याद रखेंगे, कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने का अवसर भी जवाहरलाल नेहरू को मिला था। और भारतीय विचारधारा में समाजवाद की विचारधारा को, ठीक है, समाजवाद का प्रस्ताव कांग्रेस में किसने रखा था पूछेगा, तो समाजवाद का प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो याद रखेंगे, 1936 में जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। कहां आपका? लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और 1937 में जो अध्यक्ष आपका बने थे वो फैजपुर आपका महाराष्ट्र में हुआ था। तो याद रखेंगे, इस तरीके से ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको एकदम सोच समझकर आंसर देना है। बार बार वीडियो को आप देखिए, यूट्यूब में वीडियो है, आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। दिमाग आपका गूंजना चाहिए, क्योंकि अब आपका जीएस पार्ट में जो है आसान बनाने का यही एक आखिरी विकल्प है। और भी बेहतर तरीके से आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो उसे जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ये क्या है? तो रैयतवाड़ी प्रथा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाई गई एक आपका कृषि नीति है। क्या है आपका? एक कृषि नीति है। और इसी के तहत जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी, इससे पहले आप क्या पढ़े थे? देखिए, स्थायी बंदोबस्त। क्या है आपका? स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त कौन लाए थे? कॉर्नवालिस। ये आपका भू राजस्व व्यवस्था है 1793 में। अब कौन सा व्यवस्था ला रहे अंग्रेज? रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है भी व्यापम में पूछता है जी। तो रैयत का मतलब होता है किसान। अब हम अंग्रेज किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेंगे। पहले जमींदारों के माध्यम से टैक्स लेते थे स्थायी बंदोबस्त में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में अब अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो आपका जनक है वो कौन है आपका? तो याद रखना, टॉमस मुनरो। कौन है आपका? टॉमस मुनरो। तो टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी लाए हैं। मार्टिन बर्ड थे, इन्होंने लाया था महालवाड़ी। कौन सी व्यवस्था लाए थे? महालवाड़ी। तो महालवाड़ी व्यवस्था कौन लाए थे? मार्टिन बर्ड। टॉमस मुनरो ने क्या लाया है? रैयतवाड़ी। कॉर्नवालिस ने क्या लाया है? स्थायी बंदोबस्त। क्या लाया है? स्थायी बंदोबस्त। और लाल डलहौजी के लिए मैंने बताया हूं ये क्या लाए थे? आपका हड़प नीति। तो इस तरीके से याद रखना, लाल डलहौजी ने हड़प नीति, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी, ठीक है, और टॉमस मुनरो क्या लाए थे आपका? तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। ये अंग्रेजों की भू राजस्व नीति थी जिसके तहत किसानों का जमकर शोषण किया गया और यही से किसानों की स्थिति बिगड़ने लगी। यही कारण है कि आप देखते हैं इस मूवमेंट में कि बहुत सारे किसान आंदोलन या आपका विद्रोह होते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर यह है, भक्ति आंदोलन का प्रसार या प्रारंभ किया गया था। देखिए, भक्ति आंदोलन जान रहे हैं, ठीक है। तो जो भक्ति आंदोलन है इनके बारे में क्या जानना है? तो पहला ये बात याद रखिए कि भक्ति आंदोलन जो है वो अलवार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? अलवार। देखिए, भक्ति की शुरुआत कहां हुई? दक्षिण भारत में। भक्ति की शुरुआत कहां हुई पूछेगा तो दक्षिण भारत मारना जी। दक्षिण भारत में 2 ग्रुप में बटे थे। एक आपका अलवार। कौन थे आपका? अलवार।
और एक थे आपका नैनार। कौन थे आपका? नैनार। ठीक है, एक थे आपका अलवार, एक थे नैनार। नैनार वे लोग थे जो भगवान शिव को मानते थे, अलवार वे लोग थे जो भगवान विष्णु को मानते थे। और इस प्रकार अलवार और नैनार संतों के ही प्रयासों से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। और इसमें अहम भूमिका जो माना जाता है वो रामानुजाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी जो है इनके ही नेतृत्व में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए, दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत कौन व्यक्ति ले गए बोलेगा? भाई दक्षिण में भक्ति का बीज फूटा। भक्ति का मतलब क्या होता है? समर्पित भाव से भगवान की भक्ति करना, भजन करना, लीन हो जाना। समझ में आ रहा है? तो ये पहले दक्षिण भारत में आया। और उत्तर भारत में कौन ले गए हैं? तो उत्तर भारत में ले गए हैं आपका रामानंद। कौन ले गए हैं? आपका रामानंद। तो दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो याद रखेंगे रामानंद। और रामानंद के सबसे फेवरेट शिष्यों में कौन थे जी? कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। और कबीरदास ने जो है इन्होंने बहुत सारी आपके ग्रंथ लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, और इन्होंने ही जाति पाति का विरोध किया है। जाति पाति का कड़ा विरोध कौन से संत ने किया है? कबीरदास। कबीरदास की रचना का नाम क्या है? साखी सबद रमैनी। साखी सबद रमैनी। और एक क्या है आपका? बीजक। क्या है आपका? बीजक। तो कबीरदास को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना। अब आते हैं हम सूरदास। ठीक है, सूरदास भी जो थे आप जानते हैं, कहानी तो पढ़े होंगे, बट आपका दृष्टिहीन थे, दृष्टि आप देख नहीं पाते थे। तो सूरदास ने लिखा है किताब सुरसागर। क्या है आपका? सुरसागर, सुरसारावली, सुर सारावली। ये सब किनकी किताब है? सूरदास। साहित्य लहरी। क्या नाम है आपका? साहित्य लहरी। ये आपका मीराबाई के जो है गुरु के रूप में इनको कई बार जानते हैं, सूरदास को। तो भक्ति जो है दक्षिण भारत में आया, अलवार नैनार संतों ने लाए, ये उत्तर भारत गए, रामानंद के नेतृत्व में रहे। ठीक है, और इस प्रकार से याद रखना तुलसीदास, तो तुलसीदास की जी की किताब याद रखना रामचरितमानस। क्या है आपका? रामचरितमानस तुलसी जी की किताब है। और इनका फेवरेट किताब है विनय पत्रिका। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखेंगे इन्हें अकबर का समकालीन माना जाता है। ठीक है, किस मुगल बादशाह के समकालीन रहे थे? अकबर के। याद रहेगा। तो तुलसीदास की किताब का नाम क्या है? रामचरितमानस। क्या है आपका? रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ठीक है, जिस समय भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था उस समय सूफी संत, जो मुस्लिम संत होते हैं, उनके द्वारा सूफी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। तो ये याद रखेंगे, दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य के प्रयासों से ये आया और उत्तर भारत रामानंद के प्रयासों से गए। फेवरेट शिष्य नाम थे कबीरदास, साखी सबद रमैनी, बीजक, सूर सागर, सारावली, साहित्य लहरी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, अकबर के समकालीन। ये सारी बातें जो है याद रखना चाहिए। एक आध प्रश्न आपको यहां से अगर पूछे तो इन्हीं चीजों से आपको पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो हुआ है वो 1907 में हुआ है। कब हुआ है आपका? 1907। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था पूछेगा? सूरत में। कहां पर? सूरत। सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा शहर है? ताप्ती नदी। कौन से आपका? ताप्ती नदी। यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया। एक को आप कहते हैं नरम दल और एक को क्या कहते हैं आपका? गरम दल। क्या कहते हैं आपका? गरम दल। और गरम दल के नेता कौन थे जी? लाला लाजपत राय। कौन थे आपका? लाला लाजपत राय। और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे आपका? बाल गंगाधर तिलक। और कौन थे गरम दल के नेता? लाल बाल पाल बोलते हैं, तो विपिन चंद्र पाल। और एक जो सहयोगी नेता थे उनका नाम था अरविंदो घोष। कौन है आपका? अरविंदो घोष। तो याद रखेंगे ये चार प्रमुख नेता जो है ये गरम दल के नेता कहलाते थे और बाकी जो नेता है वो कहां के नेता थे? नरम दल के। तो कांग्रेस में नरम और गरम दल के बीच लड़ाई हो गई और कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया। एक कांग्रेस, नरम दल वालों ने जो काम किया वो कांग्रेस नामक संगठन पर काम करते थे और गरम दल लड़ाई होने के बाद एक नया पार्टी बना लिए जिसको राष्ट्रवादी पार्टी कहते थे। क्या पार्टी कहते थे? राष्ट्रवादी पार्टी कहते थे। तो याद रखेंगे कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? तो 1907 में। कब हुआ है आपका? 1907। और 1907 में हुए कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भी पूछते हैं, तो याद रखना रास बिहारी घोष।
कौन है आपका? रास बिहारी घोष जो है इस अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्ष। तो इतनी बातों को आपको इस अधिवेशन से संबंधित जानना है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं, और 1907 में बाल गंगाधर तिलक जो है वो उदारवादियों के विचारों से सहमत नहीं हो पाए और उन्होंने जो है थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आकर लड़ाई झगड़ा कर दिए, जिससे कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो है आपका 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई। देखो अपने आप में एक प्रश्न यहीं से बन रहा है कि भारत में राजधानी, तो याद रखना दो प्रश्न अलग अलग पूछा है। भारत में घोषणा कब हुआ? तो 1911 में। क्या घोषणा? कि भारत की राजधानी जो है, ठीक है, कलकत्ता से क्या बनना चाहिए? दिल्ली। ये घोषणा कब हुआ है आपका? 1911 में। लेकिन राजधानी बना, ठीक है, राजधानी बनी ऐसा पूछेगा तो कब मार के आना? 1912। जब 1912 ऑप्शन में नहीं रहेगा तब 1911 लगाना, ठीक है। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो एक्चुअल में क्या हुआ था? 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ। क्या हुआ? तृतीय दिल्ली दरबार हुआ। और इस समय तृतीय दरबार के समय जो आपके वायसराय थे, उस वायसराय का नाम क्या था? तो याद रखेंगे हार्डिंग सेकेंड। क्या नाम था आपका? हार्डिंग सेकेंड, जो लगभग 1911 से 1916 तक रहेंगे वायसराय के रूप में। तो कौन थे आपका? हार्डिंग, आपका ये लॉर्ड हार्डिंग। सेकेंड है, याद रखेंगे सेकेंड। प्रथम आके चला गया है, सेकेंड है, कभी कभी प्रथम द्वितीय भी देते हैं, तो ये आपका थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। अब देखिए यहां पर ये तृतीय दिल्ली दरबार है जो आपका हार्डिंग सेकेंड के नेतृत्व में हो रहा है। कौन लोग आ रहे हैं? तो टोटल दिल्ली दरबार 3 हुए हैं, तो याद रखना प्रथम और आपका द्वितीय, और ये कौन हो गया? तृतीय। तो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ थे 1877 में, द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ है आपका 2-3 में। और 77 में कौन थे वायसराय? तो कौन थे? लिटन। और कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। कौन आई थी? भारत महारानी विक्टोरिया। और ये 2-3 में जो आपका हुआ है, यहां पर कौन आए थे? एडवर्ड 7। ब्रिटेन के राजकुमार कौन थे? एडवर्ड 7। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और इस समय तृतीय दरबार में कौन आए हैं? जॉर्ज पंचम। क्या है आपका? जॉर्ज पंचम। और उसकी रानी कौन है? मैरी। और वायसराय कौन है आपका? हार्डिंग सेकेंड। इसी समय जॉर्ज पंचम और रानी मैरी आते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा को समाप्त करते कि बंगाल विभाजन जो है अब समाप्त किया जाता है और भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता के स्थान पर क्या बने? दिल्ली। इस प्रकार से ये सारे कंटेंट जो है यहां पर आपको याद करना है। क्लियर है? चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका, किस उत्तर मुगल शासक को रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा गया है? तो याद रखिए, देखिए औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल कब से शुरू होता है पूछेगा? तो औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के बाद से, औरंगजेब के बाद मतलब 1707 के बाद से उत्तर मुगल काल शुरू होता है। तो शुरू के कुछ राजा है जिनको आपको याद रखना है। तो रंगीला के नाम से कौन जानते थे? तो याद रखना मोहम्मद शाह रंगीला बोलते थे। किसको रंगीला बोलते थे? मोहम्मद शाह। बहादुर शाह को क्या बोलते थे? साहे बेखबर। क्या बोलते थे? साहे बेखबर। जिसको कोई प्रशासन की, राजनीति की खबर ना हो, वो क्या है? साहे बेखबर। क्या है आपका? साहे बेखबर। ठीक है। फर्रुख सियर, ठीक है, फर्रुख सियर के बारे में आपको याद रखना है कि ये आपका कौन है? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह कौन है आपका? आपका साहे बेखबर। मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे आपका? तो मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे? मोहम्मद शाह आपका रंगीला। और फर्रुख सियर के बारे में याद रखना है कि ये जो फर्रुख सियर है, इन्हीं के समय इनको शासन पर बैठाने वाले कौन थे आपका? सैयद बंधु। कौन थे आपका? सैयद बंधु। सैयद बंधु किस मुगल के शासक के समय थे? फर्रुख सियर। और इन्हें ही किंग मेकर या शासक निर्माता कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे मुगलों राजाओं को, मुगल बादशाहों को बनाया है और पद से हटाया भी है, इसलिए इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर के नाम से कौन जानते हैं? सैयद बंधु। कौन आपका? सैयद बंधु। साहेब बेखबर के नाम से कौन जानते हैं? आपका बहादुर शाह। रंगीला के नाम से कौन फेमस है? मोहम्मद शाह। और जहांदार को बोलते हैं आपका घृणित कायर। क्या बोलते हैं आपका? घृणित कायर। घृणित कायर के रूप में कौन जाने जाते हैं? जहांदार। घृणित कायर के रूप में जहांदार।
साहे बेखबर के रूप में कौन? बहादुर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपका मोहम्मद शाह। तो इस तरीके से याद रखना है। इस प्रश्न में ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस औरंगजेब के बाद से ये प्रश्न ये आपका होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो फाउंडर है वो कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। याद रखेंगे, ए.ओ. ह्यूम जो है एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। क्या रिटायर्ड थे? ठीक है, सेवानिवृत्त आपका अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी के पद से आपका रिटायर हो गए थे और ये कहां रहने लगे थे? शिमला में। इसलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला में जाकर बस जाने के कारण इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं और यही कांग्रेस के पिता हैं। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें कांग्रेस के क्या बोलते हैं? संस्थापक। तो ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक कहते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो है दादा भाई नौरोजी को जानो। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। एक बने हैं आपका 1886 में, एक बने हैं 1893 में और एक बने हैं 1906 में। 1886 जो हुए हैं वो आपका कलकत्ता में हुआ है, 1893 जो हुए हैं वो आपका लाहौर में हुए हैं और 1906 का जो अधिवेशन हुआ है वो आपका कलकत्ता में हुए हैं। दादा भाई नौरोजी को ही क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही एक थ्योरी दिया था, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, कि भारत का पैसा कैसे आपका ब्रिटेन जाता है या भारत के बाहर जाता है। इस सिद्धांत को समझाने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने थ्योरी और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, धन का निष्कासन या धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए हैं, ये याद रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की है। तो पहली बार स्वराज की मांग कौन किए थे कांग्रेस अधिवेशन में? तो स्वराज की मांग किए थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की गणना की थी। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यही है। भारत में गरीबी बताने वाले कौन है? यही है। तो सब बात याद रखना किनके बारे में? दादा भाई नौरोजी। बेसिक सवाल यही है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन का निष्कासन सिद्धांत, कितने बार? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में भी चुना गया था। तो ये भी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं कि ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और 1866 में इन्होंने क्या बनाया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या बनाया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए थे। याद रखना, ये भी सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कहां बनाए गए थे? लंदन में। कहां बनाए गए थे? लंदन में। तो इस तरीके से आपको बेसिक प्रश्न जो है वो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? देखिए जी, यही बेसिक सवाल है। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपकी स्थापना है वो कब किए गए थे? तो याद रखेंगे 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं, तो यहां पर ऐसा कोई विशेष फैक्ट आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखेंगे कि कांग्रेस का कभी कभी डेट पूछता है सीधा 28 दिसंबर 22 दिसंबर ऐसा। अभी तो आपको इधर दे दिया है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं 25 नवंबर में। तो याद रखना, सीधा 28 दिसंबर को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 72 लोग इसमें शामिल थे। डफरिन वायसराय थे, ये याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी का गठन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखिए, स्वराज पार्टी जब कांग्रेस का विवाद हुआ 1920 के बाद, तो 1920 के बाद जब कांग्रेस का विवाद हुआ, गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे, तो यहां पर एक दूसरा बार ऐसा देख सकते हो कांग्रेस का विभाजन होने को था और यहां पर कौन था? आपका स्वराज पार्टी। तो नया एक पार्टी बना रहे हैं। तो स्वराज पार्टी कब बने थे? 1923 में। पहला सवाल, स्वराज पार्टी के आपके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। यही इनके क्या थे? फाउंडर थे, याद रखेंगे। और स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कौन थे? तो याद रखना, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब देखो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो याद रखना, अगर आपको ज्वाइंट नाम मिल रहा है, देखो यहां पर ये सवाल बहुत ही खतरनाक है। मोतीलाल नेहरू,
चितरंजन दास अलग अलग भी दिया है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। जब दोनों नाम एक साथ दिखेगा तो आपको एक साथ लेना है, क्योंकि इसको बनाने में दोनों की अहम भूमिका रही थी। क्योंकि यहां पर ये लोग चाहते थे कि देखो गांधी जी क्या करते थे, बहिष्कार करो। किसका बहिष्कार करो? सब चीज का, नौकरी, काउंसिल, विधानसभा, सबका। लेकिन चितरंजन जी क्या चाहते थे कि हम विधानसभा में जीतकर वहां जाकर अंग्रेजों के प्रस्ताव का विरोध करेंगे। इसी कारण उन्होंने क्या पार्टी बनाया चुनाव में लड़ने के लिए? स्वराज पार्टी। अगर एक साथ आपको यह आंसर मिलेगा चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो एक साथ आंसर लगाना, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के क्या थे? सचिव थे, याद रखेंगे। और ये कहां पर बने थे? आपका इलाहाबाद। कहां पर बनाए गए थे? इलाहाबाद में बनाए गए थे। चितरंजन दास के बारे में याद रखना, इन्हें भारतीय इतिहास में देश बंधु के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चितरंजन दास को जाना जाता है। और यही सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? चितरंजन दास। क्या नाम थे? चितरंजन दास। और इनकी मृत्यु कब हुई है ये भी पूछता है। तो 1925 में इनकी क्या हो गई थी? आपका मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू वही नेहरू है जिन्होंने 1928 में क्या प्रस्तुत किया था जी? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू मत मार देना। क्लियर है? तो याद रखना, मोतीलाल नेहरू ने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के बाद से जब अंग्रेजों ने चैलेंज किया कि आप भारत के लिए एक प्रशासन का आपका आधिकारिक पत्र बनाइए, ड्राफ्ट तैयार कीजिए, तो मोतीलाल नेहरू भारत के सबसे बड़े वकील थे, जाने माने वकील थे, और उन्होंने 1928 में क्या बनाया? नेहरू रिपोर्ट। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्नों को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए मैंने अभी पिछली वाले टॉपिक में आपको बताया था, 2 बार बता चुका हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस। कब बनाए थे ये भी बता दिया हूं, 1939। इनके गुरु का नाम अभी बताया, क्या था? चितरंजन दास। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। महात्मा गांधी को भी हम पढ़ चुके हैं। तो लगभग सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो यहां पर बस एक ही याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया एक संगठन था, जिसको आपका 1939 में बनाए थे। और याद रखना 1938 और 1939 इन दोनों में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं दोनों समय में? तो सुभाष चंद्र बोस। ये आपका अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में, और ये अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो यहां से बेसिक जो प्रश्न है यहां पर आपको पूछा जा सकता है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो है चौरी चौरा कांड। देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है व्यापम में कि चौरी चौरा कांड। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि जो चौरी चौरा कांड है ये कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा जो है यूपी क्षेत्र में है। यहीं पर 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? हिंसा हो गया था, जिसमें 22 पुलिस वाले को आपके भारतीयों ने मार दिया था। तो 22 पुलिस वाले क्या हो गए थे? मारे गए थे। और ये कौन से आंदोलन की घटना है? तो अभी कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। कौन चला रहे थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पसंद करते हैं हिंसा? क्या नहीं करते। और इसलिए जैसे ही 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, तो आगे चलकर देखोगे 12 फरवरी 1958 लिखे, उसको छोड़ो, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने एक प्रस्ताव लाया जिसको कहते हैं बारदोली प्रस्ताव। और बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने आंदोलन को क्या ले लिया? वापस ले लिया। तो कौन से प्रस्ताव के तहत, ठीक है, कौन से प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया? तो बारदोली प्रस्ताव। जिस समय चौरी चौरा कांड हुआ उस समय गांधी जी कहां थे? तो गुजरात के बारदोली में थे, वहीं पर प्रस्ताव लाए। और ये कौन से असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई इस घटना से? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन जो है इसकी जो चला रहे थे गांधी जी, हिंसात्मक घटना होने के कारण इन्हें समाप्त कर दिया गया। तो इतना बात याद रखना है। 5 फरवरी 12 फरवरी, 5 फरवरी चौरी चौरा कांड, 12 फरवरी समाप्ति। किस प्रस्ताव के तहत? बारदोली प्रस्ताव के तहत। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता।
ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। गांधी इरविन समझौता को याद रखिएगा, गांधी और इरविन, तो इरविन इस समय भारत के वायसराय है और दोनों के बीच समझौता हो रहा है। कब हो रहा है? 5 मार्च 1931 को। कहां पर हो रहा है? दिल्ली। इसलिए याद रखेंगे, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली पैक्ट। अब पैक्ट आ गया तो देखो 1916, 1924, 1931 और 1932। भारतीय इतिहास में 4 पैक्ट हुए हैं जी। 16 में हुआ है लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस नरम दल और गरम दल आपस में जुड़ जाएंगे। 24 में हुआ है गांधी दास पैक्ट, स्वराज पार्टी को कांग्रेस में शामिल करेंगे, यानी चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है, दास पैक्ट बोलते हैं। 31 में हुआ है गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, ये है ना, या इसी को बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट। और एक आपका 32 में हुआ है पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट? पूना पैक्ट। किसके किसके बीच हुआ है? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ठीक है। कौन से जेल में हुआ था जी? यरवदा जेल में। कौन से? यरवदा जेल में पूना पैक्ट। तो देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें यह था कि ये जो समझौता हुआ था इसका प्रभाव क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करने के लिए था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए इरविन ने गांधी जी से जो है ये समझौता किया था। लेकिन इसमें जानते हैं, इसमें एक शर्त यह भी था कि जो क्रांतिकारी लोग हैं उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आप जानते हैं कि 23 मार्च, कब आपका? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दिया गया था? फांसी। तो ये कई लोग इसे गांधी इरविन समझौता का ही परिणाम मानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है, गांधी इरविन समझौता या पैक्ट से संबंधित। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ है? ठीक है, युद्धों को हमने कल भी थोड़ा सा देखा था। कल की क्लास में मैंने प्लासी के युद्ध को आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो याद रखेंगे कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ है जी? बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध ही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ है। और इन्हीं दोनों युद्धों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता को बढ़ावा दिया और यहीं से अंग्रेजों की जो शक्ति है भारत में क्या हो गई? बढ़ गई। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और आपके जो दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों ने मिलकर हेक्टर मुनरो से लड़ा था। ये भी लिख लोगे, नहीं तो आपका बाद में बोलोगे आ गया सर आप बताए नहीं। शाह आलम द्वितीय थे, कहां के? मुगल बादशाह। मीर कासिम थे, कहां के नवाब? बंगाल के। अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला। और ये सब अंग्रेजों से मिलकर लड़ेंगे लेकिन हार जाएंगे। कल ही मैंने कहा था कि मेन में युद्ध हम हारे हैं। और एक नीचे में कौन था अंग्रेज? हेक्टर मुनरो। और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? व्यापम पूछ चुका है, तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे आपका वेंसीटार्ट। कौन थे आपका? वेंसीटार्ट। तो इस तरीके से याद रखेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा और प्रश्न जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस पढ़े थे, मुस्लिम लीग भी पढ़े थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 23 दिसंबर 1906 को हुआ है, पहले याद रखेंगे। और इसके जो संस्थापक रहे हैं मुस्लिम लीग के, वो है आपका सलीमुल्लाह खां। कौन है आपका? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक रहे हैं। कहां पर बना है आपका? ढाका में। और मुस्लिमों का जो मुख्यालय बनाया काम करने के लिए, हेडक्वार्टर, वो आपका याद रखेंगे कहां है आपका? लखनऊ में। कहां है आपका? लखनऊ में। और याद रखेंगे इस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने थे पूछेगा तो आगा खां। कौन बने थे? आगा खां। और याद रखेंगे इनको ही मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में क्या दिया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन। तो मुस्लिमों को कम्युनल इलेक्ट्रोल या सांप्रदायिक निर्वाचन कब दिया गया था? 1909। कौन दिए थे? मार्ले मिंटो ने। कौन दिए थे आपका? मार्ले मिंटो ने, ठीक है।
तो ये याद रखना, मुस्लिम लीग से इतना ही सवाल पूछा जाएगा। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे, जिनके नेतृत्व में बना। मुख्यालय कहां था? लखनऊ। अध्यक्ष कौन बने? आगा खां। 1908 में इन्होंने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें सांप्रदायिक निर्वाचन चाहिए, और अंग्रेजों ने 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म या भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिमों को जो है आपका क्या दे दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन। और इस प्रकार आप देखेंगे कि इस सेशन का और भारतीय इतिहास का अंतिम प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको होम रूल लीग के बारे में बताया था, ठीक है। नाम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? 1916 में। कब हुई आपका? 1916 में। तिलक जी के साथ कौन इस आंदोलन को चला रहे हैं? एनी बेसेंट। दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि क्या है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी पढ़ चुके हो, महात्मा गांधी के बारे में भी पढ़ चुके हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बेसिक जानकारी आपको है। तो यहां से इतना को ही अगर आप कॉन्फिडेंटली अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ लेते हैं तो मैं इतना बोल सकता हूं कि 100% तो नहीं पर आपका 95% चांस है कि जितना मैंने अभी 3 क्लास में पढ़ाया है, अगर 2 प्रश्न की बात होगी तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जितने साल से मैं आपका पढ़ा रहा हूं या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसके आधार पर 2 क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, या यही डायरेक्ट जो मैंने बताया है क्वेश्चन वही डायरेक्ट रिपीट होंगे। बहुत जल्दी हम एक नए विषय, चाहे संविधान हो, भूगोल हो या अर्थव्यवस्था हो, किसी एक टॉपिक पर फिर से हम 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप जो है प्रेम बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।